हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का फिर से पुनः हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम कल आपका यूकेएसएससी यूके ट्रिपल एससी ये उत्तराखंड का लाइब्रेरी क्लर्क का एग्जाम सेट है जिसके कि हमने कल 50 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 100 नंबर तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, सामयिक जागरूकता सेवा को परिभाषित किया जाता है। करंट अवेयरनेस सर्विस इज डिफाइंड एज, क्या है करंट अवेयरनेस सर्विस? सूचना प्रसार की प्रक्रिया है, सूचना की प्रक्रिया है, साधारण सूचना सेवा है या नवीनतम? तो करंट अवेयरनेस सर्विस क्या होती है? जितने भी नवीनतम प्रलेख लाइब्रेरी में आ रहे हैं उन सब की सूचना जितने भी लाइब्रेरी के पाठक हैं उनको देना। तो ये किस प्रकार की सेवा है? नवीनतम सूचना प्रसार की प्रक्रिया है करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पर आ गए हम। क्वेश्चन 52 है हमारा, सूची पत्रकों पर पुस्तकों के विषयांश हेतु प्रयुक्त शब्द का या वाक्यांश को विषय शीर्षक कहते हैं। The statements, the subject heading is a word or phrase used to catalog cards to express the theme or topic of a book was given by। ये जो सब्जेक्ट का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर है मार्गरेट मान। अब आप ये भी पूछते हो, देखो बच्चों इसका सूची पत्रकों पर पुस्तकों के विषयांश हेतु प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को विषय शीर्षक कहते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग क्या है? ये किसने कहा है? ये कहा है मार्गरेट मान ने। एक क्वेश्चन आप 3-4 दिन से लगातार मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा था कि मार्गरेट मान का संबंध किससे है। तो आप जो ऊपर वाला कोटेशन देख रहे हो वो किससे संबंधित कोटेशन है? वो कोटेशन है सूचीकरण से। तो मार्गरेट मान का संबंध किससे हो गया? सूचीकरण से मार्गरेट मान का संबंध हो गया है। मार्गरेट मान है, इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1873 को यूनाइटेड स्टेट्स में। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइब्रेरियन थी जिन्होंने 50 वर्ष तक कैटलॉगिंग के क्षेत्र में अपना जो प्रभाव था वो इनका था। उनका कैरियर का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा था वो मिशिगन विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और जो ये कोटेशन दिख रहा है कि सूची पत्रकों पर पुस्तकों के विषयांश हेतु प्रयुक्त शब्द को विषय शीर्षक, ये किसका कथन है? ये मार्गरेट मान का ही है। सूचीकरण के विषय की कैटलॉगिंग की इन पर बहुत अच्छी पकड़ थी। महिला थी मार्गरेट मान। AACR 2 के अनुसार बाइबल निम्न में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? बाइबल है, गीता है, कुरान है या रामायण है या महाभारत है? ये हेवनली वर्क एनोनिमस तो नहीं है क्योंकि इनके सबके लेखक हमें पता है। शूडोनेम भी नहीं है। ये क्या है? यूनिफॉर्म टाइटल है। ये है आपके बाइबल, गीता, कुरान या रामायण, महाभारत है। इसकी किसकी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? यूनिफॉर्म टाइटल। इसका मतलब है इसको टाइटल के अंतर्गत, एक अभी पिछले ऊपर आया था ये क्वेश्चन कि इन सबकी एंट्री किसके अंतर्गत बनती है? टाइटल के अंतर्गत, क्योंकि टाइटल से ही इस किताब को मांगने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका यूनिफॉर्म टाइटल। ठीक है बच्चों। AACR 2 का निर्माण कब हुआ है? 1978 में, और इसको रिवाइज कब किया गया था? 88 में AACR 2R के रूप में। किस कैटलॉग कोड में संकेतन अनुभाग मुख्य संलेख के पास? इसको इंग्लिश में देखिए बच्चों। Which catalog code provide rules to render the tracing section at the back of the main entry? ये कह रहा है कौन से कोड में ट्रेसिंग को एंट्री के बैक में लिखा जाता है? आंसर है CCC। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में प्रथम 5 सेक्शन तो आते हैं मेन एंट्री के मुख्य भाग पर, ठीक है, और छठा भाग कहाँ आता है? मेन एंट्री के पीछे, जो है ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग को हम इमेजिनरी बीच में एक लाइन खींच लेते हैं ट्रेसिंग में, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक एंट्री आती है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, CRE, जिसको हम नंबर एंट्री भी कहते हैं। और राइट हैंड साइड में सबसे पहले आती है CIE, उसके बाद आती है BIE, उसके बाद आती है CRIE। CIE यानी क्लास इंडेक्स एंट्री, BIE यानी बुक इंडेक्स एंट्री, CRI यानी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो 3
सहायक प्रविष्टियों की सूचना दी जाती है सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड को, और एक सीआरई की सूचना दी जाती है लेफ्ट हैंड की तरफ। सीआरई को नंबर एंट्री भी कहते हैं। सीआरई के साथ साथ मेन एंट्री भी नंबर या अंक प्रविष्टि कहलाती है। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ एक्ट विच हैज द ऑनर ऑफ बीइंग फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट इन इंडिया। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। पहला प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम इंडिया का है मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, जिसको तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहा गया, और अभी इसका नाम चेन्नई सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम इसको हम बोल सकते हैं। मद्रास, तमिलनाडु और चेन्नई तीनों सेम ही बात है। नेक्स्ट है प्रेसिज अनुक्रमणिका में भूमिका सूचक अंक 0 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले मैं आंसर दे देती हूँ। स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है आपका भूमिका सूचक अंक में 0 का प्रयोग। ठीक है, अब ये 0 में प्रेसिज का फुल फॉर्म नोट डाउन कर लिए, प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है। इसका निर्माण डेरिक ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। अब इसके अंतर्गत ये क्या है, ये प्रेसिज में 5 प्रकार के रोल ऑपरेटर होते हैं। 5 प्रकार के रोल ऑपरेटर नोट डाउन करिए। सबसे पहला होता है मेन लाइन ऑपरेटर, दूसरा होता है इंटरपर्सनल ऑपरेटर, तीसरा है डिफरेंसिंग ऑपरेटर, चौथा है कनेक्टिंग ऑपरेटर, और पांचवा है मेन सब्जेक्ट इंटर रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, तो इसके अंतर्गत जो 0 है वो 0 किसके लिए है? वो लोकेशन के लिए। प्रेसिज में 0 का प्रयोग किया जाता है लोकेशन के लिए, कार्य उद्देश्य अभिकर्ता के लिए नहीं। नेक्स्ट है आपका किसी पुस्तकालय द्वारा सर्वप्रथम मुद्रित सूची उपयोग में लाई गई थी। कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिसने मुद्रित सूची का सर्वप्रथम उपयोग किया था? तो वो है ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा सबसे पहले प्रिंटेड कैटलॉग का प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी है। ठीक है बच्चों, इसकी जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1753 में, और इसको 1759 में इसको दुनिया के लिए खोला गया था। ये बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंतर्गत चित्रित और प्रलेखित यानी कि डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री दोनों प्रकार के प्रलेखों का कलेक्शन था। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स साइंस किस संस्था के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? इसको इंग्लिश में देखिए आप, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स साइंस इज पब्लिश्ड बाय, इसका प्रकाशन किया जाता है CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है CSIR के द्वारा। CSIR को भारत सरकार ने 1942 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित किया था। मतलब 42 में आजादी से पूर्व, यानी CSIR है उसकी स्थापना हो गई थी 1942 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में ब्रिटिश सरकार ने की थी, और भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में इसको प्रयोग किया गया बाद में। सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया, एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वर्तमान समय में भी अभी भी इसका जो अस्तित्व है वो है। उपयोगिता अध्ययन केंद्र पर CRUS के लिए केंद्र की स्थापना, उपयोगिता अध्ययन यानी यूजर स्टडी के लिए CURS की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना CURS सेंटर फॉर रिसर्च ऑन यूजर स्टडीज, फुल फॉर्म लिखिए इसका, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन यूजर स्टडीज। इसकी 5 जनवरी 1976 को एक स्वतंत्र अनुसंधान के रूप में इसकी स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, और ये क्या है? ये एक प्रमुख शोध लाइब्रेरी है, ये प्रमुख रिसर्च लाइब्रेरी है। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स साइंस, उपयोगिता अध्ययन पर शोध, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन यूजर स्टडीज, इस केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इस जो 59 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत इस केंद्र की स्थापना की गई है ब्रिटिश पुस्तकालय के द्वारा। ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय DDC के अंकन
अब आपको ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसका मतलब है एजुकेशन। एजुकेशन सोशल साइंस का नंबर है 300 और सोशल साइंस के अंतर्गत ये एजुकेशन आता है, तो इसका नंबर है शिक्षा। आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि आप 100 प्रथम जो समरी है, इसकी फर्स्ट समरी है वो 10 भागों में विभाजन है, द्वितीय समरी 100 भागों में विभाजन है, तो वो 100 भागों वाला विभाजन आप जरूर से कर जाएं। 300 है सोशल साइंस और उसी के अंतर्गत आएगा आपका ये एजुकेशन। अगर 340 है तो लॉ, इस तरीके से 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको सब याद करके जाना है बच्चों। 100 जो प्रथम मेन क्लास याद कर लिया आपने, तो आपके डीडीसी के कई सारे क्वेश्चन, ना केवल यही, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। यह प्रश्न क्या है, अगर मान लीजिए आप लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में आके आपसे पूछता है माउंट एवरेस्ट की, तो इस प्रश्न का उत्तर आप 5 मिनट से लेकर 30 मिनट में दे सकते हो। तो ये कौन सी सेवा है, रेडी रेफरेंस सर्विस। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस वो होती है जिसका उत्तर हम 30 मिनट से और 30 दिन, क्योंकि उसके प्रश्न जटिल होते हैं, बड़े होते हैं, विस्तृत होते हैं, थोड़े रिसर्च प्रश्न होते हैं, तो उसका आंसर हमें देने में टाइम लगता है। तो ये कौन सा प्रश्न है, ये है तत्काल रेडी रेफरेंस सर्विस या तत्कालिक संदर्भ सेवा से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट है कोलन वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का हम सभी जानते हैं 71 अंकन है, तो 71 अंकन क्या हो गए, मिश्रित अंकन हो गए। रोमन कैपिटल, रोमन स्मॉल, इंडो अरेबिक, ग्रीक वर्ड, योजक चिन्ह, गणितीय चिन्ह, इतने सारे अंकन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए कोलन है आपकी मिश्रित अंकन पद्धति। रंगनाथन ने त्रिपत्रक प्रणाली की रचना की थी 1930 ईस्वी में। ये किसके लिए की गई थी, इसकी त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण उन्होंने किया था पीरियोडिकल्स की एंट्री के लिए, जिसमें उन्होंने 3 पत्रक बनाए, 1930 में बनाई। पहला कार्ड था रजिस्टर कार्ड, दूसरा कार्ड था चेक कार्ड और तीसरा था क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। इसीलिए इसको त्रिपत्रक प्रणाली कहते हैं। इसमें से ये पूछा जाता है चेक कार्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, और आंसर है चेक कार्ड का प्रयोग किया जाता है स्मरण पत्र भेजने के लिए। चेक कार्ड में एंट्री किसके अनुसार की जाती है, और आपकी क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड में किसके अनुसार की जाती है, रजिस्टर्ड कार्ड में और चेक कार्ड में टाइटल के अनुसार, और क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड में क्लास नंबर या सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आपका उसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये है आपका त्रिपत्रक प्रणाली से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट है विच वीक इज ऑब्जर्व एट द लाइब्रेरी वीक इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर। 14 नवंबर क्या है, लाइब्रेरी डे। लाइब्रेरियन डे कब है, 12 अगस्त। और लाइब्रेरी वीक कब है, 14 से 20 नवंबर को लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, 1968 से। किसने मनाना शुरू किया है, ILA ने। अमेरिका में लाइब्रेरी सप्ताह कब से मनाया जाता है, 1961 से। कहीं कहीं 1958 भी दिया गया है, लेकिन 1961 इज राइट आंसर। अप्रैल में ये मनाया जाता है, और भारत में 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति, सभी जानते हैं बिब्लियोग्राफी एक शब्द की उत्पत्ति या ओरिजिन हुआ है ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का शब्द है बिब्लियोग्राफी। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, और इसको याद ही करना है आपको। किस प्रकार की पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय कर वित्त का एक वित्त का स्रोत है, तो पब्लिक लाइब्रेरीज में जो मेन सोर्स है वो होता है लाइब्रेरी सेस या लाइब्रेरी टैक्स। लाइब्रेरी सेस या टैक्स, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरीज के को राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाने वाला सेस है, उस पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए वो वित्त का प्रमुख स्रोत होता है। शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान वित्त का प्रमुख स्रोत होता है। विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए पैतृक संस्था से प्राप्त अनुदान है, वो आपका वित्त का या पुस्तकालय को चलाने के लिए मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक और पुस्तक के मध्य संबंध स्थापित। ये आप सभी जानते हैं, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ। पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन रीडर एंड डॉक्यूमेंट, ये किसने कहा है, ये रंगनाथन ने। रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा की तुलना के, अब उन्होंने संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत सेवा का नाम दिया है। तो व्यक्तिगत सेवा के द्वारा पाठक और पुस्तक के मध्य संबंध स्थापित की उनकी परिभाषा है पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन रीडर एंड डॉक्यूमेंट्स इज अ रेफरेंस सर्विस। नेक्स्ट है CC है कोलन क्लासिफिकेशन कैसी वर्गीकरण पद्धति है, एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन।
एनालिटिको यानी सबसे पहले हम किसी भी विषय का नंबर बनाने के लिए उस विषय का विश्लेषण करते हैं, उसके विभिन्न पक्षों को ढूंढते हैं, विभिन्न पक्षों के योजक चिन्हों को तय करते हैं और विभिन्न योजक चिन्हों को जोड़ते हैं यानी संश्लेषित करते हैं। इसलिए कोलन क्लासिफिकेशन है वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति। जब मैं इसकी विशेषताएं लिखवाती हूँ क्लास में तो पहली विशेषता यही लिखवाती हूँ बच्चों। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कितने योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया था? मात्र एक कोलन। इसमें भी आप कंफ्यूज रहते हो। पहले में मात्र एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था कोलन, और दूसरे में कोलन के साथ हाइफन का प्रयोग भी, दूसरे में भी सेम था, तीसरे में कोलन के साथ हाइफन का प्रयोग भी किया गया था। ये मैं एक बार पहले भी मतलब दो योजक चिन्ह, तो दो मैं एडिशन बोल गई थी, दो योजक चिन्ह के बजाय पहले मतलब सबसे पहले एक योजक चिन्ह हुआ, फिर एक से बढ़ के दो हुए थे, फिर दो से बढ़ के 5, इस तरीके से योजक चिन्हों की संख्या बढ़ी थी आपकी। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। द बजट ऑफ द लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ईयर? पुस्तकालय का बजट हमेशा आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है। बजट आगामी वर्ष के लिए तैयार की जाती है और रिपोर्ट कब के लिए तैयार की जाती है? पिछले वर्ष के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी पुस्तकालय या किसी भी संस्थान की रिपोर्ट, वो जो वर्ष बीत गया उसके लिए। और अगर बजट बनाना है तो 2021 का बजट बन जाएगा 2020-21 का जो बजट है वो बन जाएगा 2020 के अप्रैल से लेके, और मार्च इसका एंडिंग ईयर होता है बजट का। शुरुआत होती है अप्रैल से, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च होता है एंडिंग ईयर। किस वर्गीकरण पद्धति में शून्य केवल सूचकांक है? मतलब कि इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम जीरो इज ओनली इंडिकेटर डिजिट? जीरो जो है वो इंडिकेटर डिजिट के रूप में किस वर्गीकरण पद्धति में प्रयोग किया गया है? तो आंसर है इसका डीडीसी। डीडीसी में आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेन क्लास को कम से कम 3 डिजिट का बनाया गया है। जैसे आपका RSSB 2019 में क्वेश्चन भी आया था जिसमें 9, 64, 49 ऐसे कुछ था, तो वो 9 नहीं था, वो 900 था हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। वो 64 नहीं था, वो 640 था। वो 49 नहीं था, वो 490 था। अदर लैंग्वेज 490 नंबर है अदर लैंग्वेज का। तो इस प्रकार शून्य केवल सूचकांक है, एक इंडिकेटर डिजिट है, वो है डीडीसी के अंतर्गत। सीसी में शून्य का प्रयोग फेज रिलेशन को जोड़ने के लिए किया जाता है, यूडीसी में भी इसी प्रकार से, और एलसी में तो बने बनाए आंसर दिए गए हैं, बने बनाए क्लास नंबर दिए गए हैं, उसमें शून्य का कुछ अलग से कोई सूचकांक उससे संबंधित ही नहीं है एलसी से। कौन सा उपसूत्र सूची प्रविष्टियों के व्यवस्थापन से संबंधित है? ये कह रहा है विच सब फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैटलॉग एंट्रीज, यानी कि जो कैटलॉग एंट्रीज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कौन सा उपसूत्र है? तो आपका ये जो प्रश्न है इसका आंसर आएगा आपका कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, प्रबलता का उपसूत्र। अब ये कैनन ऑफ प्रीपोटेंस क्या है? प्रबलता का उपसूत्र है, ये उपसूत्र कहता है कि जब भी कभी आप किसी भी एंट्री को व्यवस्थित कर रहे हैं, जब भी किसी एंट्री को हम व्यवस्थित कर रहे हैं, तो प्रबलता का उपसूत्र पुस्तकालय सूची की सफलता संलेखों की व्यवस्था और उसके अंतर्गत आवश्यक संलेखों का समुचित ढंग से प्रस्तुत करने की विधि है। उसके अनुसार सूची की विभिन्न प्रविष्टियों का स्थान निर्धारण के लिए जहां तक संभव हो प्रबलता लीडिंग सेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, लीडिंग सेक्शन में भी एंट्री एलिमेंट में प्रबलता होनी चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो फिर हम नेक्स्ट क्षेत्रों में प्रबलता को थोड़ी मात्रा में जाने दे सकते हैं, और प्रबलता का बहाव अगले अनुच्छेदों में, मतलब प्रबलता सबसे ज्यादा होनी चाहिए लीडिंग सेक्शन में, और लीडिंग सेक्शन में भी एंट्री एलिमेंट में, और नहीं हो सकता है संभव तो धीरे धीरे। प्रबलता क्या है बच्चों? कैनन ऑफ प्रीपोटेंस कहता है कि हमें पाठक जिससे किताब को मांगने की संभावना है, जिस प्रबलता है जिससे कि पाठक किताब को मांगेगा, जिसमें प्रबलता है उसको हमें एंट्री एलिमेंट बनाना चाहिए। यही कारण है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मेन एंट्री को बनाया है कॉल नंबर से। कॉल नंबर क्या है? किसी भी पुस्तक का विषय।
रंगनाथन का कहना था कि कोई भी पाठक किताब को उसका ऑथर, टाइटल या उसका पब्लिशर भूल सकता है, लेकिन वो ये नहीं भूल सकता कि मैं किस विषय की किताब लेने आया हूँ। तो जो प्रीपोटेंस है, प्रबलता है, वो आती है आपके कॉल नंबर या विषय के अंतर्गत, इसीलिए उन्होंने मेन एंट्री को कॉल नंबर में बनाया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के तृतीय भाग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के तृतीय भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा आपका माइक्रोपीडिया, प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया। आंसर होगा मैक्रोपीडिया। नहीं बच्चों, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया तृतीय भाग है प्रोपीडिया। सबसे पहले आता है माइक्रोपीडिया, देन होता है मैक्रोपीडिया, और तीसरा भाग होता है वो होता है आपका प्रोपीडिया। ठीक है बच्चों, माइक्रोपीडिया कितने भागों में है? 12 खंडों में है। मैक्रोपीडिया कितने भागों में है? 17 वॉल्यूम में है। और प्रोपीडिया 1 वॉल्यूम में होता है। प्रोपीडिया ज्ञान जगत का विभाजन है, और वो कितने वॉल्यूम में है? वो 1 वॉल्यूम के अंतर्गत आता है, और इसका प्रकाशन 1768 से 71 के अंतर्गत किया गया है। तो पहले 12, 17 और फिर 1। कहीं कहीं इसका आंसर दिया गया है मैक्रोपीडिया कि पहला पार्ट है वो मैक्रोपीडिया, देन उसके बाद तृतीय भाग है वो मैक्रोपीडिया नहीं है, वो प्रोपीडिया ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा? इसके आंसर की में शायद मेरे हिसाब से मैक्रोपीडिया दिया होगा, मैंने देखी नहीं है आंसर की। निम्नलिखित में से कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है? देखिए बच्चों, डिक्शनरी कैटलॉग, यानी कि आप शब्दों के आधार पे सूची बना रहे हैं, या वर्गीकृत यानी शब्दों नहीं, शब्दों को नंबर में बदलकर बना रहे हैं, या लाइब्रेरी में जितने भी किताबें आ रही है उसका टाइटल बना रहे हैं, ये सभी है आंतरिक स्वरूप। लेकिन अगर आप बना रहे हो कार्ड में, पुस्तक में, शीफ में, तो यह है बाहरी स्वरूप। जिन्होंने भी मेरी क्लासेस ली हुई है वो अच्छे से इस प्रश्न को गलती नहीं करेंगे कि जो बुक फॉर्म ऑफ कैटलॉग है ये है आउटर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। 75 क्वेश्चन है OPAC, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। OPAC है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, या इसको ओपेक है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का फुल फॉर्म। ओपेक है, ये एक ऑनलाइन कैटलॉग है, और इसको क्या कहते हैं? इसको रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्राइवल सिस्टम भी कहते हैं। नोट डाउन कर लिए, रियल टाइम इंटरैक्टिव रिट्राइवल सिस्टम भी ओपेक को कहा जाता है। ये सबसे बड़ा ऑनलाइन कैटलॉग भी माना जाता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण पत्रिका, हु पब्लिश्ड द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल। ये बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, इसका प्रकाशन किसने किया है? इसका प्रकाशन किया है इसको ने। इसको का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नोट डाउन करिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और इसका मुख्यालय है कोपेनहेगन में। ठीक है, 2 साल में एक बार इसको की कॉन्फ्रेंस होती है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर हजवर्ग। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर हजवर्ग। ठीक है बच्चों, और इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है जर्नल ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है ग्रंथालय विश्वविद्यालय में सभी कार्यों का हृदय है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये कहा था। द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज वर्क। ये कथन किसका है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट है बच्चों, द्विबिंदु वर्गीकरण छठी पद्धति के अनुसार जूलॉजी के लिए के। ये भी अब आप देखिए, एक आ गया DDC का, जो मैं कह रही थी कि 100 मेन क्लासेस याद करिए। इसी तरह कोलन क्लासिफिकेशन में मेन क्लासेस पेज नंबर 2.4 में दी गई है, इसको याद कर लीजिए, इससे भी एक प्रश्न पूछा ही जाता है अक्सर। तो इन्होंने पूछा है जूलॉजी के लिए क्या है? के। जे किसके लिए होता है? एग्रीकल्चर के लिए। एल किसके लिए? मेडिसिन के लिए। एम किसके लिए? यूजफुल आर्ट्स के लिए। जे एग्रीकल्चर, एल मेडिसिन, एम यूजफुल आर्ट, ये सभी 2.4 पेज में दिए गए हैं। ये ए से लेकर जेड तक। ए है आपका नेचुरल साइंस और जेड है लॉ, वो सभी याद कर लेना बच्चों। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति बहुत ही आसान है, लैटिन भाषा से
इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पब्लिक लॉ 480, PL 480 क्या है? यह है अमेरिका का एक अधिनियम, अमेरिकन अधिनियम है PL 480। ठीक है बच्चों, और PL 480 पब्लिक लॉ 480 ये अमेरिका में पारित किया गया था। जब अमेरिकन कांग्रेस ने इसको पारित किया तो इस अधिनियम के तहत भारत में भी जो गेहूं की खरीद है उससे संबंधित भारत में भी इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आपका, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? ये सभी बहुत अच्छे से जानते हो आप, 1972 में की गई। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 के अंतर्गत की गई। पश्चिमी बंगाल सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। ये भारत सरकार की क्या है? नोडल एजेंसी है। ये भी पूछ लिया जाता है, ये क्या है? भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, पब्लिक लाइब्रेरी आंदोलन को बढ़ावा, पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम लागू करना और पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए अनुदान या पैसे का प्रावधान करना। ठीक है, ये क्या किस किस का प्रकाशन करता है? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने किसका? डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया का प्रकाशन किया है, टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किया है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी का प्रकाशन किया है, RRRLF न्यूज लेटर का प्रकाशन करता है, ग्रंथाना का प्रकाशन भी ये करता है। न्यूज लेटर है बाई मंथली और ग्रंथालय है बाई एनुअल। नेक्स्ट है आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड निम्न में से किसने तैयार किया? आप सभी जानते हैं 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड प्रकाशित किया, तैयार किया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति विज्ञान का प्रकार नहीं है? तो मैंने आपको निमोनिक्स बताए हैं, उसमें बताया था अल्फाबेटिकल निमोनिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे अल्फाबेटिकल निमोनिक जैसे 4437 के आगे अगर टी लिखा है तो 4437 टॉक के लिए। अगर हमने साइकिल है, ठीक है, साइकिल में अगर आपने HER लिखा तो यानी वो हीरो है, और अगर आपका लिखा है हीरो हरकुलस HAR लिखा तो यानी वो हरकुलस साइकिल के लिए है। तो अल्फाबेटिकल है। शेड्यूल निमोनिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं शेड्यूल निमोनिक। सिस्टमैटिक निमोनिक भी होते हैं। निमोनिक कौन से नहीं होते? अल्फा न्यूमेरिक निमोनिक नहीं होते। ये तीनों निमोनिक बड़े हैं, मैं आपको क्लास में तो बता ही चुकी हूँ कि निमोनिक के 3 प्रकार हैं जो कि CC में यूज किए जाते हैं, DDC में भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान कठिन है? व्यक्तित्व। पर्सनालिटी को पहचानना सबसे मुश्किल है। पर्सनालिटी को सबसे अधिक मूर्त कहा है, जबकि मैंने आपको क्लासेस में अमूर्त लिखा है क्योंकि जो दिखाई ना दे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? अमूर्त है। और व्यक्तित्व को भी क्या करें हम? पहचान नहीं हो रही क्योंकि हमें समझ ही नहीं, दिखाई नहीं देती। पर्सनालिटी को हम रेस्क्यू मेथड से पहचानते हैं। स्थान के लिए क्या है? स्थान है, मान लीजिए आपका पॉलिटिकल विभाजन है या राजनीतिक है या आपका प्राकृतिक विभाजन है। इसकी तरह से हमने दिशानुसार विभाजन है या जनसंख्या अनुसार विभाजन है। पदार्थ के अंतर्गत लकड़ी, लोहे या धातु की पदार्थ। ऊर्जा में कोई भी एक्शन एक्टिविटी है वो ऊर्जा में। व्यक्तित्व के लिए रंगनाथन ने कहा है कि व्यक्तित्व को पहचानना मुश्किल है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेस्क्यू मेथड। ये भी पूछा जाता है। अवशिष्ट विधि का प्रयोग 5 मूलभूत श्रेणियों में से किसको पहचानने के लिए किया जाता है? आंसर आएगा आपका व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट है NPAC किसका कार्यक्रम है या किसके अधीन कार्यरत है? तो NPAC का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्विजिशंस एंड कैटलॉगिंग। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्विजिशंस एंड कैटलॉगिंग, इसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है बच्चों, और ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्विजिशन एंड कैटलॉगिंग है, ये क्या है? कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। ये है आपकी सहभागिता सूचीकरण। सहभागिता सूचीकरण का अर्थ होता है जब हम ना केवल कार्यों में बल्कि खर्चों में भी सहभागी हो जाए, मिलजुल कर कार्य करें और मिलजुल कर खर्चा उठाएं, तो ये कहलाती है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, जिसको कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 2017 तक कितने राज्यों द्वारा पुस्तकालय अधिनियम? तो ये आंसर लास्ट है 2009 में अरुणाचल प्रदेश में। तो 2009 में भी 19 ही था और 2017 में भी 19 है। मध्य प्रदेश का प्रयास हुआ लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट है GOC क्या है? ये कई बार आ चुका है। गुड ऑफिस कमेटी किसका निर्धारण करती है? विदेशी विनिमय दर। GOC क्या है? गुड ऑफिस कमेटी है। और किसका निर्धारण करती है? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करती है
ठीक है बच्चों, तो 87 क्वेश्चन है आपका। जीओसी है वो गुड ऑफिस कमेटी है और विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, CLASSIS। इसको जहां तक संभव हो आप इंग्लिश में याद करना, क्लासेस नहीं, क्योंकि कभी कभी बड़ी मात्रा छोटी मात्रा करके कुछ कर दिया तो उल्टा गड़बड़ हो जाएगी। इसको इंग्लिश में याद करना, CLASSIS। अगर CLASSIC हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान से इसको इंग्लिश में इसको करेक्शन करिएगा। ये वाला इसका राइट आंसर है क्लासेस। बुक सिलेक्शन कमेटी किस प्रकार की समिति है? ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बुक सिलेक्शन समिति है स्टैंडिंग कमेटी। और स्टेटरी कमेटी कौन सी कमेटी होती है? आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है बुक सिलेक्शन कमेटी, और स्टेटरी एडॉक कमेटी या स्टेटरी कमेटी होती है जो किसी विधान के तहत स्थापित की जाती है। और बुक सिलेक्शन कमेटी किसके अंतर्गत? पुस्तकालय कमेटी है वो स्टेटरी है, एंड बुक सिलेक्शन कमेटी है वो स्थायी समिति के अंतर्गत आएगी। भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना 1933 में हुई है, सभी जानते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बना है 1933 में। कलकत्ता में 12, 13, 14 सितंबर को एक सेमिनार हुई जिसके तहत इसकी स्थापना की गई। विच प्रोसेस इज अपूपा पैटर्न? अपूपा किससे संबंधित है? इसका फुल फॉर्म है अलाइन, पेनम्ब्रल, एम्ब्रल, पेनम्ब्रल, अलाइन। तो ये है वर्गीकरण से। अगर यहाँ होता ये है सूची के निधानी से संबंधित, निधानी के व्यवस्थापन से संबंधित है कि रैक में आप किताबों को किस आधार पर रखेंगे, उसके लिए रंगनाथन ने कहा अपूपा, यानी मेन बुक, जिसका एक वीडियो पड़ा है बच्चों छोटा सा, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा अपूपा। ये यू है मेन बुक, पी है इससे पास का रिलेशन, और ये है इससे थोड़ा सा दूर का रिलेशन रखने वाली किताबें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष के नाम CD देशमुख। यूजीसी की स्थापना हो गई थी 1953 में, और 56 में इसको विधान के द्वारा मान्यता दी गई मिली थी। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे CD देशमुख, इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना की गई थी MHRD के तहत, और इसकी स्थापना में अगर 53 नहीं 56 है तो आप 1956 में, क्योंकि इसको वैधानिक मान्यता मिली थी वो 1956 में ही मिली थी। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और इसके कितने केंद्र हैं? 6 क्षेत्रीय केंद्र है। यूजीसी के क्षेत्रीय केंद्र कितने हैं? 6। कहाँ कहाँ है? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी, लेकिन 1956 में इसको विशिष्ट विधेयक के द्वारा वैधानिक मान्यता मिली थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। ज्ञान विज्ञान विमुक्ते है इसका आदर्श वाक्य। और इसके वर्तमान अध्यक्ष, जब तक मैंने देखा तब तक धीरेन्द्र पाल थे वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नेवार्क निर्गम प्रणाली का आविष्कार 1900 में किसने किया था? नेवार्क निर्गम आगम प्रणाली का आविष्कार किया था जॉन कॉटन डाना ने। ठीक है, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम है, इसका 1900 में निर्माण किया था जॉन कॉटन डाना ने। इसके अंतर्गत एक पाठक पत्रक होता है, जबकि ब्राउने में जितने पाठक को किताबें देनी है उतने पाठक पत्रक होते हैं। बुक कार्ड दोनों में एक ही होता है, बुक पॉकेट दोनों में एक ही होती है, डेट स्लिप दोनों में एक ही होती है। केवल रीडर कार्ड का फर्क है, रीडर कार्ड नेवार्क में एक होता है और ब्राउने चार्जिंग सिस्टम में जो रीडर कार्ड है वो होते हैं, जितने कार्ड आपको देने हैं उतने कार्ड इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। इसका निर्माण न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी न्यू जर्सी के USA के अंतर्गत किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, इसमें कार्ड का साइज बड़ा होता है 5x3 इंच। न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? 3 भागों में, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया। न्यू साइक्लो, इसका इंडेक्स भी है लेकिन इंडेक्स को नहीं मानते हैं भाग में। न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, इसके भाग माने जाते हैं 3। जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आए उनमें आंसर माना है 3, 4 को नहीं माना है। चौथा इसका इंडेक्स पार्ट भी है, 32 वॉल्यूम में है, लेकिन भाग इसके 3 ही माने जाते हैं।
माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया। प्रोपीडिया किसकी जानकारी देता है? प्रोपीडिया जानकारी देता है ज्ञान की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ नॉलेज। तालिका 6 डीडीसी में है लैंग्वेज। ये मैं आपको पिछली बार भी बता चुकी हूँ। देखो इसमें काफी क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आप डीडीसी की सारी भाषा जो है टेबल्स हैं उनके नाम याद करके जाइएगा। छठी है लैंग्वेज की, लिटरेचर है वो है चौथी, पर्सन है वो सातवीं, ज्योग्राफिकल एरिया है वो दूसरी सारणी का नाम है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉपीराइट एक्ट? इंडियन कॉपीराइट आया 1957 में और 21 जनवरी 1958 को लागू, पारित 57 में और लागू 1958 में हुआ था। लेकिन इससे पूछा किस वर्ष, सॉरी, इंडियन कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? 1957 ईस्वी में, लेकिन इसका अमेंडमेंट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ 1957 ईस्वी में और अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 21 जनवरी 1958 को। संघ सूची का सर्वप्रथम निर्माण 1901 में, यूनियन कैटलॉग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनियन कैटलॉग जैसा मैंने आपको बताया था, यूनियन कैटलॉग का अर्थ होता है एक ऐसी सूची जिसको कि एक लाइब्रेरी के द्वारा कई सारी लाइब्रेरियों की सूची एक स्थान पर उपलब्ध है। रीडर एक स्थान पर जा रहा है और वो यूनियन कैटलॉग को देखकर और वो कई सारी लाइब्रेरीज के कलेक्शन की जानकारी प्राप्त कर सकता है, वो कहलाती है आपकी संघ सूची। और इसका निर्माण किसने किया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यूनियन कैटलॉग का निर्माण किया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट है डीडीसी में अर्थशास्त्र। फिर देखो बच्चों, अब आगे अर्थशास्त्र। 340 तो लॉ का है, 310 स्टैटिस्टिक्स है, 320 है पॉलिटिकल साइंस और 330 क्या है? इकोनॉमिक्स। 330 है आपका इकोनॉमिक्स। बाकी सारे आप देखकर याद कर लीजिए बच्चों। ये मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है आपके मेन क्लासेस से संबंधित। इकोनॉमिक्स है 330। 99 क्वेश्चन है अनुक्रमणिकाकरण एवं सारकरण सेवाएं कौन सी सेवा के अधीन आती है? इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग किस सेवा के अधीन आती है? तो इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग आती है करंट अवेयरनेस सर्विस। क्या है ये? इंडेक्सिंग क्या है? केवल हमें जो ग्रंथ है उनकी सूची है, उसका ऑथर, टाइटल, पब्लिशर। एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है? सूची के साथ साथ 10, 20, 50 लाइन में सार भी दिया गया है, जिससे हम कोई रिसर्च आर्टिकल थोड़ी लिख सकते हैं। तो ये है आपकी करंट अवेयरनेस सर्विस से संबंधित। ठीक है बच्चों। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। क्या है आपका? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। आंसर है डी। देखो यहाँ गलती हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आंसर है इसका डी, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसको भी इंग्लिश में ही करना, ये बहुत बार गलती कर चुके हैं बच्चे। इसका आंसर है डी, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पेपर बहुत ही आसान था। आपके पेपर का लेवल कैसा रहेगा? मध्यम। इससे थोड़ा सा हाई मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इससे थोड़ा सा हाई पेपर आपको आना चाहिए। बाकी तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर है, क्योंकि पेपर आउट हुआ है तो इससे थोड़ा सा लेवल मुझे लगता है कि अच्छा होगा। तभी मैं आपको कुछ कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी कराती हूँ। तो चलिए हम इसी तरह से ये हमारी आपके एग्जाम तक जारी रहेगी। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।